हेलो नमस्कार जय हिंद गाइस। मेरा नाम है जसवीर चौहान और आप देख रहे हैं स्वीट इंजीनियरिंग मेक इट सिंपल। सो आज का हमारा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स लॉज। हम देखने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे बाकी फिजिक्स के और चैप्टर से अलग होता है और इसके नियम जो हम हर जगह बात करते हैं। दो तरह के नियमों से सबसे बात होती है। एक तो न्यूटन सर्किल लॉज, लॉज ऑफ ग्रेविटी, और दूसरी बात होती है थर्मोडायनेमिक्स के लॉज की। दोनों ही बहुत डिफिकल्ट मतलब टफ लगते हैं लोगों को। चलिए आज इन्हीं को सिंपल बनाते हैं। सो अगर अपन बात करें थर्मोडायनेमिक्स की, तो ये वर्ड आता है थर्मो डायनेमिक्स। ठीक है, अब देखिए वर्ड देखिए दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला तो है इसमें आपका थर्मो प्लस में डायनेमिक्स। आपके फिजिक्स में ज्यादातर चीजें ना उनके जो नाम है वही अपनी परिभाषा खुद देते हैं, आपको जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा सेंस लगाना है। देखिए थर्मो, थर्मो मतलब थर्मल, थर्मो मतलब हीट, थर्मल मतलब हीट, अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। डायनेमिक्स मतलब इसको बोलते हैं गति की, मतलब स्टडी ऑफ फ्लो। फ्लो जैसे कि आपका काइनेमेटिक्स हो गया, आपको थर्मोडायनेमिक्स के अलावा और फ्लूइड डायनेमिक्स हो गया, ऐसे कई सारे वो आते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे है थर्मोडायनेमिक्स। फ्लूइड डायनेमिक्स में क्या करते हैं हम, फ्लूइड के ऊपर, तरल के ऊपर होने वाले जितने भी एप्लीकेशंस, लॉज, प्रिंसिपल्स या फिर जो अप्लाई होते हैं, जैसे जैसे वो आपको प्रॉपर्टी शो करता है, उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं अपन, फ्लूइड मैकेनिक्स या फ्लूइड डायनेमिक्स। तो ऐसे ही आपकी जो हीट है, हीट किसी भी जगह पे हीट का फ्लो किस तरह से होता है, उसके फ्लो होने की वजह से क्या क्या चीजें होती हैं, क्या अंतर होता है, किस तरह के परफॉर्मेंस सबको देखने को मिलते हैं, किस तरह के फिनोमेना हैपन होते हैं, उन सब की जो स्टडी है उसको बोलते हैं अपन थर्मोडायनेमिक्स। आई रिपीट, हीट, मोस्ट प्रोबेबली हीट, टेम्परेचर, वर्क, इन सब की जो तालमेल है, कन्वर्जन है, उसी की स्टडी को अपन बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। सो बात करें थर्मोडायनेमिक्स क्या है। ठीक है, एक सेकंड इसको जरा मैं साइड में कर देता हूं। सब थर्मो रहेगा, ये टी ले लो भाई अपना। ठीक है, सो थर्मोडायनेमिक्स क्या है। अब थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी, दिख रहा है, चलो थोड़ा सा शायद बढ़ाते हैं। स्टडी ऑफ हीट, वर्क, टेम्परेचर एंड their products. So thermodynamics what? Thermodynamics is the study of heat, work, temperature and its kinematics. Product and its kinematics. हीट के मतलब कि ऊष्मा के, कार्य के और तापमान के ऊपर होने, और या फिर इनके युग्म से बनी हुई किसी भी चीज की होने वाले परिवर्तनों का, उनके ऊपर होने वाले एप्लीकेशंस का, उनके हमारे डेली लाइफ में पड़ने वाले फर्क, जितने फर्क पड़ते हैं उन चीजों से, ठीक है,
उनकी स्टडी को अपन क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। अभी आप सब डेफिनेशन देख लीजिए, मतलब आपको आगे समझ में आ जाएगा जैसे जैसे हम इसमें डीपली जाएंगे, ठीक है। सो थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है समझ में आया ना, स्टडी ऑफ हीट बेसिकली इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड वर्क। अब देखिए आते मुद्दे की बात पे, वो है इसका, इसको बोलते हैं अपन जीरोथ लॉ। मैंने कहा था ना थर्मोडायनेमिक्स बाकी फिजिक्स से थोड़ी सी अलग ही चलती है, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स है वो बाकी मैकेनिक्स से क्वांटम फिजिक्स बिल्कुल अलग ही चलते हैं ना उसके नियम, ऐसे इसकी भी कुछ अलग ही लीलाएं चलती हैं। सब में शुरुआत होती है पहले से, यहाँ पे शुरुआत होती है जीरो से। आपको ये ब्लर हो रहा है क्या, हाँ ठीक है, ठीक है। सबसे पहले आता है आपका जीरोथ लॉ, इसके बाद आता है आपका फर्स्ट लॉ, फिर सेकंड लॉ, इसी को आप चलो आगे बताऊंगा, और फिर चौथा आता आपका थर्ड लॉ। करते हैं कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो पहली बात कर रहे हैं हम जीरोथ लॉ की, तो ये क्या होता है देखिए, जीरोथ लॉ ये भाई साहब कुछ इस प्रकार आपसे कहते हैं, जैसे हमने बात कही थी थर्मोडायनेमिक्स किसकी स्टडी है, हीट की, तो हम यहाँ पे बात करेंगे हीट के ऊपर ही, एक सेकंड, ठीक है। तो ये करते हैं हीट के बारे में बात। अब देखिए आपने हीट को अगर कभी महसूस किया है, सबसे ज्यादा हीट के ऊपर हम क्या चीज देखते हैं कि भाई किसी चीज के अंदर अगर हीट जाती है, हीट एनर्जी जाती है तो वो गर्म हो जाती है, अगर उसमें हीट एनर्जी निकल जाती है तो ठंडी हो जाती है। आपको बर्फ रखने में ठंडा क्यों लगता है, क्योंकि बर्फ जैसे आपकी स्किन के कांटेक्ट में आती है तो वो आपकी स्किन से हीट खींचती है अपने अंदर, क्योंकि उसमें हीट तो बहुत कम है, आपके बॉडी में ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस है, तो आपकी बॉडी से हीट निकल के उसमें जाती है, इसीलिए आपको उस हीट की कमी की वजह से वो चीज ठंडी लगती है। इसीलिए जैसे आप जब किसी कांटेक्ट में आते हो गर्म चीज के में, तो आपकी बॉडी में हीट एंटर करती है उससे निकल के, क्योंकि उसमें हीट ज्यादा है, आपका बॉडी का टेम्परेचर कम है, उसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो वहां से इधर फ्लो होगी, इसीलिए वो चीज हमको गर्म लगती है। तो सारा काम इस हीट का ही है। तो ये भाई साहब भी उसी चीज की डेफिनेशन देते हैं, ठीक है। ये कहते हैं कि अगर आपके दो तीन चीजें, तीन सिस्टम है, अब ये आपका है कोई भी सिस्टम ए, ये है बी और ये है सी। अब जीरो तो क्या कहता है कि अगर आपका सिस्टम ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब दोनों का अगर टेम्परेचर सेम है, दोनों के अंदर हीट की मात्रा बराबर है, तो इन दोनों के बीच में कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। तो दोनों के बीच में क्या नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम है, ठीक है। जैसे कि हमारे बॉडी का एक पार्ट अगर दूसरे पार्ट से, हमको कभी ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये बात इससे ज्यादा गर्म है, बहुत ज्यादा अंतर लगता है नहीं ना, क्यों, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम रहता है। जितना ज्यादा कम ज्यादा होता है तो उस वजह से लगता है थोड़ा बहुत गर्म, लेकिन इतना नहीं लगता, तो क्योंकि इन दोनों में कोई हीट ट्रांसफर नहीं होता, क्योंकि टेम्परेचर दोनों का सेम है। तो आपका अगर ए और बी दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब कि दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो दोनों के बीच में कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगी, ठीक है। अगर इसी में आप एक सी
ये जो है एस एक सी सिस्टम और इनके पास लाके आप रख दो इस तरह। लेकिन अब दिक्कत क्या है, इस सी का जो टेम्परेचर है वो ए और बी से डिफरेंट है। ठीक है, इस सी का जो टेम्परेचर है वो इन दोनों से डिफरेंट है, मतलब कि दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो क्या होगा, अब इसमें से हीट निकल के और इसमें से निकल के इसमें फ्लो करेगी और साथ में आपस में भी। तो इन तीनों के बीच में हीट का सर्कुलेशन होगा। कब तक, जब तक कि तीनों के तीनों सिस्टम आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाते। ये कहता है आपका जीरोथ लॉ। ठीक है, कब तक नहीं होंगे, कब तक इनमें हीट का ट्रांसफर होगा, जब तक कि आप ये all three system will be in equilibrium। ठीक है, कब तक हीट ट्रांसफर होगी, जब तक कि तीनों के अंदर तीनों का जो टेम्परेचर है वो सेम नहीं हो जाता, तब तक इन तीनों में हीट ट्रांसफर होती रहेगी। ये कहता है आपका जीरोथ लॉ। तो उसका स्टेटमेंट क्या है, इफ देयर इज अ टू सिस्टम इन विच द टेम्परेचर इज डिफरेंट। ठीक है, इफ देयर इज अ टू सिस्टम which temperature is different, then the heat is going to be transferred between both of them until they will be in thermal equilibrium। ठीक है, आई रिपीट, जीरो लॉ क्या कहता है आपका, आपके तीनों के बीच में हीट का ट्रांसफर होगा जब तक कि तीनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जब आप गर्म पानी एक किसी डिब्बे में जैसे फ्रिज में गर्म पानी रख दो, बंद फ्रिज में गर्म पानी रख दो और साथ में बर्फ रख दो। अगर आपने फ्रिज में खाली बर्फ रखी होती तो बर्फ कैसी रहती, जमी रहती फ्रिज में भाई, क्योंकि हीट नहीं निकलती बाहर, जमा तो वैसी वैसी रहती है ज्यादा देर तक चीजें। गर्म पानी रख देते तो गर्म ही रहता, लेकिन आपने गर्म पानी और बर्फ दोनों साथ में रख दिया है तो क्या होगा, अब आपका गर्म पानी ठंडा बहुत जल्दी होगा और आपकी बर्फ पिघलेगी बहुत जल्दी। क्यों, तो गर्म पानी से हीट निकल के किस में जा रही है, आपके बर्फ में जा रही है और बर्फ उसकी हीट को खींच भी रही है। इसीलिए हीट निकलने की वजह से आपका जो पानी है वो ठंडा हो जाएगा और हीट मिलने की वजह से आपकी जो बर्फ है वो पिघल के गर्म हो जाएगी, मतलब कि इसका जो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता तब तक दोनों में हीट ट्रांसफर होती रहती है। ये होता है आपका जीरोथ लॉ। आया समझ में, इसमें किसी को डाउट, कैसा भी, बहुत ही बेसिक चीज है, बहुत ज्यादा अपने को डीप में नहीं जाना। सिंपल क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो आपको क्या लिखना, क्या है, whenever there is a two system in a are close between each other and there is a difference in temperature of them, then heat is gonna be transferred from high temperature to low temperature until there is both of system are in thermal equilibrium। देखो मेरी इंग्लिश थोड़ी सी ऐसी है, बोलने में हो जाती है, मुझसे इतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन आप समझ गए ना, मतलब इन सब की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, मैं क्योंकि वन शॉट लेने वाला हूं उसमें मिल जाएगी। ठीक है, आगे चले। ठीक है, अब आते हैं बात फर्स्ट लॉ की। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपका फर्स्ट लॉ क्या होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो, ये भाई साहब क्या कहते हैं, एक बात बताओ सर, ये वाला जो नियम है ना, तुम लोगों ने इतना सुना है, इतना सुना है, इतना सुना है, कोई हद नहीं है। 8th में सुना, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, बहुत जगह भी किया है। इसका नाम बता दो मैं, दूसरा तुम चिटकियों में पकड़ लोगे। बताओ, इसका दूसरा नाम है आपका, इसी को आप बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। क्या बोलते हैं इसको आप,
एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, मतलब कि तुम्हें शायद दिख नहीं रहा होगा, मुझे यहां से लग रहा दिख रहा होगा, बट दिख रहा है नहीं दिख रहा, ठीक है। इसी को आप बोलते हैं ऊष्मा, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, संरक्षण सिद्धांत। छिड़का, क्या बोलते हैं इसको, ऊष्मा संरक्षण का सिद्धांत। अब इसकी डेफिनेशन बताने की जरूरत है तुम्हें, सबको आती है तुमको। ये क्या कहता है ऊष्मा संरक्षण सिद्धांत, कि आपके पूरे यूनिवर्स में जो हीट है वो कांस्टेंट है, ना तो हीट को बनाया जा सकता है, ना ही हीट को, मतलब सॉरी हीट नहीं एनर्जी, हाँ हीट एनर्जी का फॉर्म है, बट फिर भी हम बात करते हैं एनर्जी की, सर्वस्व की, कि ना तो ऊर्जा को, एनर्जी को बनाया जा सकता है, ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, केवल उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसी को बोलते हैं हीट, सॉरी एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, ठीक है। एनर्जी neither be created nor be destroyed, we can only convert it into one form of energy into another, just like motor which can convert mechanical energy into electrical, and the vice versa, generator can convert electrical energy, oh mechanical to electrical, okay, this how। तो ये भाई साहब ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यही कहता है, कुछ नहीं है, कि आपकी जो हीट है, हीट और वर्क वो कांस्टेंट रहते हैं। हीट, अगर आप किसी चीज पे काम कर रहे हो तो हीट आपकी निकल के यहाँ से वहां चली जाएगी, अगर आपके सिस्टम पे कोई काम कर रहा है तो आपके अंदर आ जाएगी, लेकिन कभी भी हीट ना तो खत्म होती है ना बनती है, ठीक है। ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो सकती है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है। जैसे कि आपके सिस्टम पे अगर आपका मैकेनिकल पावर प्लांट होता है, आपके थर्मल पावर प्लांट, वहां पे क्या होता है, हम उसमें हीट देते हैं और हमको बदले में क्या मिलती है, वर्क, वर्क मतलब एनर्जी, कौन सी, मैकेनिकल एनर्जी, और उसको हम बिजली में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। और फ्रिज में क्या होता है, उसी चीज को वापस कर दे, वहां पे हम उसको वर्क कर देते हैं, तब वो हीट को ट्रांसफर करता है। ये चीज तो होती है भाई, और कुछ थोड़ी होता है। यहाँ पे हमने हीट दी, आपको क्या मिला, मैकेनिकल वर्क, ठीक है, स्टीम जनरेटर घुमा आपका, और वहां, और इस जगह फ्रिज में आपने क्या किया, उसको मैकेनिकल वर्क दिया, कंप्रेसर को चलाया, तब आपकी हीट ट्रांसफर हुई, हीट बनी। तो ये चीज चलती रहती है, लेकिन कहीं भी आपकी ना तो हीट खत्म होती है, ना ही बनाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, दैट्स ऑल। यही होता है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको आप लिख सकते हो यहाँ पे, एक सेकेंड साइड में देता हूँ। रख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे आप द फर्स्ट ऑफ thermodynamics is also known as energy conservation law। It states नीचे चला आएगा। ये क्या कहता है, ये लॉ,
energy neither be created nor be destroyed। देखो, मैं पहले से लिख के इसलिए नहीं रखता, फिर तुम लोगों को लगता है कि हाँ सब किताब का ज्ञान है। इसलिए तुम्हारे सामने डेफिनेशन बनाता हूँ तुम्हारे, तुमको बता के, ताकि तुम चीजों को रीड कर पाओ। ठीक है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है लेकिन सही रहती है चीजें। और राइटिंग थोड़ी ऐसी है, काम चलाना प्लीज। बता रहा हूँ कि आपका क्या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसी को अपन क्या बोलते हैं, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको लिखना कैसे है, अगर आपके 2 नंबर में आए तो, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज ऑल्सो नोन एज द एनर्जी कंजर्वेशन लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। ठीक है, इट स्टेट्स दैट, क्या कहता है ये, यहाँ पे आ जाते हैं यहाँ से, कि एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, एक सी है, वी कैन ओनली change it from one form to another, बस। ठीक है, ये दो ही बड़े बड़े हैं और यही दो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। सेकंड लॉ भी पूछा जाता है लेकिन ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको आप लिख लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, कर लो। एक सेकंड, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मैं तुम्हारे समझने के लिए ये भी लगाया था, लेकिन वो चीजों को खुद करो ना तो ज्यादा अच्छी लगती है। ठीक है, अब आते हैं आपके जल्दी से, देखिए अब ये बात करता है कुछ एक अलग चीज की। ठीक है, अब तक हम हीट की बात कर रहे थे, लेकिन इसमें एक अलग डेफिनेशन आ जाती है जिसको हमें, जिसके ऊपर ये लॉ बेस्ड है। ठीक है, अब वो डेफिनेशन कौन सी है, उसका अपन बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं एंट्रोपी। अब बात करेंगे सर एंट्रोपी क्या है। एंट्रोपी बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बस आप ये समझो कि द रैंडमनेस ऑफ एटम्स या फिर रैंडमनेस ऑफ थिंग इज नोन एज द एंट्रोपी। आपके किसी भी कमरे में किसी भी जगह पे कुछ चीजें रखी हुई हैं, वो जितनी बिखर कर रखी होंगी, बिखरी हुई रखी होंगी, वो उसकी एंट्रोपी उतनी ज्यादा होगी। जितनी संभाल के तरीके से रखी होंगी उसकी एंट्रोपी उतनी ही कम होगी। दैट्स ऑल। एंट्रोपी मतलब होता है रैंडमनेस ऑफ थिंग्स, जितनी ज्यादा चीजें फैली हुई होंगी उतना ही आपकी एंट्रोपी ज्यादा होगी, बस। तो ये भाई साहब क्या कहते हैं, ठीक है, ये क्या कहते हैं कि आपकी जो एंट्रोपी होती है ना, किसी भी सिस्टम की, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज करती है। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की जो एंट्रोपी होती है वो ऑलवेज इंक्रीज होती है, कभी भी घटती नहीं है, हमेशा बढ़ती है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, जिसमें ना हीट ट्रांसफर हो पाती है ना मैटर, मैंने हमने पहले बात कर ली है। तो उसकी जो एंट्रोपी वो हमेशा बढ़ेगी। हमेशा बढ़ने का मतलब क्या है सर, उसके अंदर एनर्जी होगी। एनर्जी मिलने पे क्या होता है, पार्टिकल्स फैलते हैं, और फैलने का तो हम एंट्रोपी बोलते हैं। तो ये वैसा क्या बोलते हैं कि दी एंट्रोपी ऑफ an isolated
टर्म will is always be increased. ठीक है, the entropy of an isolated system is always be increased, never can be decreased. for for example, आपका ब्रह्मांड है, उसकी उत्पत्ति के बारे में सबसे जो सर्वमान्य थ्योरी है वो कौन सी है? द बिग बैंग थ्योरी। उसके अनुसार क्या है कि आपका जो ब्रह्मांड है बहुत ही बड़े विस्फोट की वजह से बना है, यही है ना। अब वो विस्फोट होने की वजह से क्या होता है? चीजें एक दूसरे से दूर जाती हैं, यही तो होता है। तो अभी भी वो चीज पता मानने क्यों है? क्योंकि आपकी पृथ्वी, सूर्य, मंगल, ये जो चीजें है ना, ये जितने ग्रह हैं वो एक दूसरे से कंटिन्यूअसली दूर होते ही जा रहे हैं, फैलते ही जा रहे हैं, इसलिए कहते हैं ब्रह्मांड फैल रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी क्योंकि चीज फैल रही है, इसीलिए इसकी एंट्रोपी कंटिन्यूसली बढ़ी जा रही है। इसीलिए आपके जो किसी भी जैसे ब्रह्मांड है, एक आइसोलेटेड सिस्टम मान ले इसको, तो इसकी एंट्रोपी बढ़े जा रही है। ऐसे किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो आपके जो एटम होते हैं उनकी एंट्रोपी बढ़े ही जाती है, बढ़ती जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी थर्मस की बोतल होती है ना, थर्मल आइसोलेटेड, जिसमें पानी गर्म नहीं रहता है, उसको कभी पानी भर के उसमें बंद कर देना, ठीक है। उसके बाद आप खोलोगे ना तो आपको एक अलग ही प्रेशर से मिलेगा, हीट का, क्योंकि उसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो हीट की वजह से फैलते जाते हैं, और जैसे आप उसको खोलते हो तो वो एकदम से बाहर निकलते हैं, होता है ना। तो वो यही है, ठीक है। सेकंड लॉ क्लियर। अब बात करें थर्ड लॉ की, लास्ट लॉ। थर्ड लॉ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? हम्म, ये भी एंट्रोपी के ऊपर ही बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक टर्म आ जाती है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। पहले मैं स्टेटमेंट बताता हूँ। ये वैसे बोलते हैं कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में की भी किसी भी सिस्टम की जो एंट्रोपी होती है वो होती है कांस्टेंट, ऑलमोस्ट जीरो। नहीं समझे? समझाते हैं। पहली बात तो बात करें एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर किसे बोलते हैं। आई थिंक पहले लिख लेते हैं इसको, ठीक है, स्टेटमेंट लिख लेते हैं। ये भाई साहब बोलते हैं when the temperature of a system is approaches एक सेकंड, इसको थोड़ा सा जीरो then the entropy will approaches constant। ये कहता है आपका फर्स्ट थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब
इसका मतलब समझते हैं क्या होता है। पहली बात तो आप समझो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, इसको मैंने जो हाईलाइट किया है ना, इसका मतलब क्या होता है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब होता है इंसान द्वारा प्राप्त किया गया अब तक का सबसे निम्नतम ताप, जो कि कितना है 0 डिग्री केल्विन, या फिर ओके नहीं है, ठीक है 0 डिग्री केल्विन, या फिर इसको बोले तो माइनस के 273 डिग्री सेल्सियस। ये होता है आपका एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो जब आपका सिस्टम बिल्कुल एब्सोल्यूट 0 डिग्री टेम्परेचर पे अप्रोच करता है ना, पहुंचता है उतने वहां तक टेम्परेचर उसका, तो आपकी सिस्टम की एंट्रोपी वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट पे पहुंच जाती है, या फिर कहें तो बिल्कुल जैसे जैसे आपका सिस्टम ठंडा होता जाएगा तो आपके जो एटम्स है वो पास आते जाएंगे। इस तरह में जितना ठंडा होता जाएगा आते जाएंगे। जैसे आप एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पहुंचोगे ना, आपके जो एटम्स की जो एंट्रोपी है ना वो बिल्कुल जीरो हो लेगी। मतलब कि आपके जो एटम्स है प्रॉपरली अरेंज हो जाएंगे। कोई भी क्रिस्टल जो होगा वो -273 डिग्री सेल्सियस पे बिल्कुल प्रॉपरली अरेंज हो जाएंगे, उसके एक एक एटम वो प्योर क्रिस्टलाइज हो जाएगा। जैसे आपकी -0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ जम जाती है, तो क्या होता है बर्फ का पानी मतलब जो पानी था वो पहले कितना फैला वो घूम रहा था, लेकिन आपने जैसे उसको जमाया तो उसके जो फैलाव था, आपके जो एटम ऐसे वैसे फैल रहे थे वो सबके सब जम गए। और जैसे जैसे उसको आप जमाते जाओगे वो इतना ठोस हो जाएगा, उसके एटम इतने ज्यादा पास आ जाएंगे, इतने ज्यादा तरीके से अरेंज हो जाएंगे कि उसकी एंट्रोपी ऑलमोस्ट जीरो पे पहुंच जाएगी। ये है आपका थर्ड लॉ। ठीक है, चलो अब एक बार रिमाइंड कर लेते सबको एक बार वापस। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है आपका, द स्टडी ऑफ हीट वर्क एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड द थर्मोडायनेमिक्स। सिंपल लॉ, सिंपल डेफिनेशन कुछ नहीं, द स्टडी ऑफ हीट टेम्परेचर एंड वर्क इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तीन लॉ, चार लॉस होते हैं इसके, जीरो लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। जीरो लॉ क्या कहता है कि आपके दो सिस्टम, आपके कोई भी दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो उनके बीच में कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगी। लेकिन जैसे कोई तीसरा सिस्टम उनके साथ आएगा जो थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो तीनों के बीच में हीट ट्रांसफर होगा जब तक कि तीनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता, मतलब तीनों के तीनों थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाते। ठीक है, इसके बाद आपका जो फर्स्ट लॉ हो गया। ठीक है, आप फर्स्ट लॉ कौन सा होता है, फर्स्ट लॉ को अपन बोलते हैं ठीक है, इसको अपन बोलते हैं ऊर्जा ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊष्मा वैसे तो ऊष्मा ऊर्जा का टाइप है, बट फिर भी अपन बड़े वर्ड को लेकर चलते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम है ये कहता है कि ना तो ऊर्जा बनाई जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। यहाँ पे हीट में बात होती है, तो हीट को ना तो बना सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं। सिर्फ एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चली जाती है, दूसरे सिस्टम से इस सिस्टम में आ जाती है, किसी भी काम करोगे तो वहां चली आएगी, बस और कुछ नहीं होता। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ क्या कहता है, सेकंड लॉ क्या कहता है आपका, सेकंड लॉ कहता है कि अगर आपके जो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम है उसकी एंट्रोपी हमेशा बढ़ती जाती है, कभी कम नहीं होती। ठीक है, स्पॉन्टेनियस वैल्यू पे। जैसे कि एंट्रोपी क्या होती है, आपके कणों की, आपके जो पार्टिकल्स हैं उनकी अस्त व्यस्तता, ठीक है, आइटम्स की डिसऑर्डर, ठीक है, इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स इज कॉल्ड द एंट्रोपी। ठीक है, आपका थर्ड लॉ क्या कहता है कि जब आप टेम्परेचर को घटाते जाते हो तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर आता है। वहां तक पहुंचते पहुंचते आपके जो एटम्स हैं, मतलब आपके जो कोई भी मैटर है उसकी एंट्रोपी कांस्टेंट हो जाती है या फिर जीरो पे पहुंच जाती है। आपके जो एटम्स हैं वो प्रॉपर्ली अरेंज हो जाते हैं कि उनसे ज्यादा उनको अरेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये आपके चार लॉज होते हैं थर्मोडायनेमिक्स के, और ये होती है आपके थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ से आगे बहुत सारी चीजें आती है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी होते हैं इसके अंदर, अपन बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, उनको अपन देखेंगे आगे, और इनके कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं वो भी पढ़ेंगे। इसके अलावा आपके पहले चैप्टर में थर्मोडायनेमिक्स सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके फर्स्ट चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है उसका कौन सा है, थर्मोडायनेमिक्स। इसके अलावा तो बाकी सप्लीमेंट्री सिर्फ डेफिनेशन है। ठीक है, तो उनको भी अपन कवर करेंगे आगे। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं हर एक कमेंट का जवाब दूंगा। इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो और आगे कोई भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।